मुंबई, जिस पर अलग अलग वक्त में अलग अलग गैंगस्टर्स ने अपराध जगत के बादशाहों की तरह हुकूमत की। लेकिन कहते हैं ना, पाप की लंका एक ना एक दिन जरूर जलती है, और इन गैंगस्टर्स के साथ भी यही हुआ। इनकी लंका भी जल गई, इनकी दहशत भी खत्म हुई। लेकिन अब एक बार फिर मुंबई पर बिजली गिरी है, और इसके बाद आशंका यही जाहिर की जा रही है कि एक नया डॉन मुंबई में अपनी पुरानी दहशत कायम करना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेरी सीरीज मुंबई में अंडरवर्ल्ड रिटर्न्स, जिसके पहले चैप्टर शूट आउट एट बांद्रा में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पॉलिटिशियन और फिल्मी हस्तियों के बीच चर्चित चेहरे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत एक बार फिर से लौट आई है। दूसरे चैप्टर गैंग्स ऑफ मुंबई में हम आपको दिखाएंगे उन चर्चित डॉन्स की कहानी जो एक वक्त में मुंबई पर राज करते रहे और उनके नाम से मुंबई थर थर कांपती थी। और तीसरे चैप्टर नया डॉन में आपको दिखाएंगे कि क्या लॉरेंस बिश्नोई, दाऊद, हाजी मस्तान और अरुण गवली की राह पर चलकर मुंबई में दहशत कायम करना चाहता है। एक दौर था जब मुंबई हर दिन अखबारों में सनसनीखेज हत्या और खौफनाक वारदातों की खबर के साथ आंखें खोलती थी। लेकिन दौर बदला और समंदर से आने वाली लहरों ने डराना खत्म कर दिया। मुंबई में बारिश तो होती थी, लेकिन खौफ के बादल छट चुके थे। अपराध, गैंगवॉर और खून खराबे के लिए बदनाम मुंबई चैन की सांस ले रही थी। अचानक मुंबई की फिजाओं में गोलियों की आवाज के साथ फिर से उसी दहशत ने दस्तक दे दी जिसे मुंबई कर बीते दिनों की बात मान रहे थे। एक नेता जो मुंबई में बेहद लोकप्रिय था, 3 बार का विधायक और 1 बार मंत्री भी रहा, संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान जिसके सबसे करीबी दोस्तों में शुमार थे, उस बाबा सिद्दीकी को फिल्मी अंदाज में शूटर्स ने मुंबई में मार दिया, उनकी हत्या कर दी। इस बारे में पुलिस ने अभी पुष्ट तो नहीं किया है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसमें उस गैंग का नाम सामने आ रहा है जो मुंबई में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड जैसी दहशत कायम करना चाहता है। बाबा सिद्दीकी के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी हत्या के बाद अस्पताल पहुंचने वालों में महाराष्ट्र के सबसे पावरफुल नेता और हस्तियां शामिल थी। यानी टारगेट एक ऐसे चेहरे को किया गया जिसकी हत्या सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश को हिला दी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में भी ये हत्या अब बड़ा मुद्दा बन चुकी है। और इसी के साथ जो मुंबई मान रही थी हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली जैसे डॉन्स के दौर खत्म होने के साथ अंडरवर्ल्ड जैसी दहशत का दौर भी खत्म हो गया, उसको एक नए गैंग की एंट्री ने बेचैन कर दिया। इस नई दहशत का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे बॉलीवुड स्टार सलमान खान का दुश्मन नंबर 1 माना जाता है, जो इससे पहले सलमान खान पर हमले करवा चुका है। और अब कहा जा रहा है सलमान खान की मदद करने वाले दोस्त भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या और इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया की पोस्ट इस वक्त चर्चा का विषय है। ये सोशल मीडिया पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से की गई है। इस पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जो भी सलमान खान और दाऊद की मदद करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल इस पोस्ट की मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मुंबई के लोग ये मानते हैं कि बाबा सिद्दीकी की सलमान खान से नजदीकी उन्हें भारी पड़ गई। इस हत्याकांड के बाद हरियाणा के कैथल के शूटर गुरमैल और यूपी के बहराइच के रहने वाले शूटर धर्मराज को पकड़ लिया गया है। खबर है वो भी लॉरेंस गैंग से जुड़े होने की बात कबूल कर रहे हैं। इस हत्याकांड के बाद मुंबई ही नहीं, पूरा देश सन्न है और अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी की चर्चा शुरू हो गई है। पहला जो अंडरवर्ल्ड का वर्चस्व था मुंबई के ऊपर, वो डाउन होके पुलिस का अभी कंट्रोल अभी है मुंबई की सिचुएशन के ऊपर। आप देखते हैं कितने सारे लोगों को गिरफ्तार किए, कितने सारे केसेस सॉल्व किए, लेकिन ये सिचुएशन चेंज होने का डर है अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को अगर छूट दे देवे कि उनको अगर कोई पॉलिटिकल सपोर्ट कोई देगा तो बॉम्बे का जो डॉन जो है वो लॉरेंस बिश्नोई बनने का बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन मुंबई जिस दहशत की वापसी से टेंशन में है,
कैसी थी वो अंडरवर्ल्ड की दहशत और कौन थे वो अंडरवर्ल्ड डॉन जिनके नाम से मुंबई एक वक्त कांपा करती थी। मुंबई में आज जिस अंडरवर्ल्ड वाली दहशत की वापसी का सायरन बज रहा है, वो दहशत मुंबई में कायम करने वाले ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिन पर फिल्में बनी, जिनके किस्से अखबारों की सुर्खियां बने और जिन्होंने चमकती दमकती फलने फूलने वाली मुंबई को अपराध का अड्डा बना दिया। और मुंबई में अंडरवर्ल्ड के इस दौर की शुरुआत करने वाला था हाजी मस्तान, जिसे उस अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है, जिसकी नई पौध को बिश्नोई गैंग के हत्यारे खून से भिगो रहे हैं। ये 1970 का वो दशक था जब ना मुंबई के लोग अरुण गवली को जानते थे, ना उन्होंने दाऊद का नाम सुना था। अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म दीवार आपको याद होगी। कहते हैं कि यह फिल्म हाजी मस्तान से प्रभावित थी। हाजी मस्तान ने 1944 में डॉक पर कुली का काम शुरू किया और कुली का काम करते हुए तस्करों की बहुत मदद की। ऐसा करते करते उसने खूब मुनाफा कमाया और इसी दौरान 1955 में उसकी दोस्ती गुजरात के मशहूर तस्कर, गुजरात के कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण बखिया से हो गई। कहते हैं कि दोनों इसके बाद पार्टनर बन गए और पार्टनर बनकर इन्होंने दुबई से सोना, ब्रांडेड घड़ियों और ट्रांजिस्टर की तस्करी शुरू की और मोटा मुनाफा कमाया। और धीरे धीरे कुली मस्तान अब बाहुबली माफिया मस्तान भाई बन गया। इससे पहले मुंबई में वरदराजन मुदलियार और वर्धा का नाम चलता था, लेकिन वो कभी माफिया डॉन जैसी छवि नहीं बना पाया। वर्धा चेन्नई लौट गया और मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ एक नाम बचा, मस्तान भाई, यानी हाजी मस्तान का नाम। एरिया उनके बटे हुए थे, वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता था, एक ये सुना जाता है कि मुंबई में हाजी मस्तान एक प्रकार से एक उनको सुलह करने के लिए एक मीडिएटर का रोल अदा करता था और उसकी बात को सभी अंडरवर्ल्ड के लोग मानते भी थे। ऐसा उनका प्रचलन में सुनने को मिला था मुंबई में। हाजी मस्तान अमीर और ताकतवर दोनों बन चुका था। सफेद डिजाइनर सूट, मर्सिडीज की सवारी और विदेशी सिगार, ऐशो आराम उसकी जिंदगी का शगल थे। फिल्म वंस अपॉन इन मुंबई में अजय देवगन का किरदार हाजी मस्तान से ही प्रेरित। समंदर में मस्तान का राज चलता था। इस बीच मुंबई में हाजी मस्तान ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उस दौर के दूसरे डॉन वरदराजन मुदलियार और करीम लाला के साथ उसकी कोई खूनी गैंग वॉर न हो। इन तीनों ने मुंबई में अपने अपने इलाके बांट लिए थे। गोल्ड टन्स के हिसाब से हाजी मस्तान उनकी जो गैंग जो है वो इंपोर्ट करते थे। और रही बात वरदराज मुदलियार का, वो जितने भी है पे इलिसिट लिकर का जो बिजनेस जो है साइन कोलीवाड़ा में वसूली का जो ये है और प्रोटेक्शन का जो काम जो करना है, तो वो लोग अपने अपने एरिया में, बिजनेस एरिया में वो लोग आपस में इंटरफेयर नहीं करते थे, जिसके वजह से कोई टक्कर होने की सवाल ही पैदा नहीं था। वर्धा के चेन्नई लौटने के बाद हाजी मस्तान सबसे बड़ा डॉन था और उसके साथ करीम लाला का कारोबार भी चल रहा था। करीम लाला ने 1940 तक तस्करी के कामों में अपना दबदबा कायम कर लिया था, लेकिन इसके बाद उसने मुंबई में जुए और दारू के अड्डे खोल लिए और 1970 आते आते मुंबई में करीम लाला की दहशत भी कायम हो गई। 70 के दशक में पेशावर के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान से करीम लाला मुंबई पहुंचा। उसने मुंबई में अपना सिक्का जमा लिया। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन कहा करता था। जब तक हाजी मस्तान का प्रभाव रहा, करीम लाला का दबदबा बढ़ता रहा। लेकिन दाऊद इब्राहिम की एंट्री के बाद करीम लाला का साम्राज्य हिल गया। दुश्मनी निभाते हुए करीम लाला ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी। इससे बौखलाए दाऊद ने करीम लाला के भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर से करीम लाला टूट गया। सच्चाई यह है कि जब तक हाजी मस्तान और करीम लाला मिलकर मुंबई में काम कर रहे थे, तब तक अपराध की दुनिया पुलिस और नेताओं की मदद से बिना खून खराबे चलती रही। हाजी मस्तान का पुलिस और राजनीति दोनों में रसूख था। लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम की एंट्री के साथ खूनी गैंग वॉर की शुरुआत हो गई। दाऊद मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक तूफान की तरह आया था। दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा हुआ, लेकिन मुंबई पुलिस के एक सामान्य हवलदार के बेटे को शाही जिंदगी जीने का शौक था और इसलिए उसने पहले चोरी, फिर डकैती और बाद में तस्करी का काम शुरू किया। उसके पिता ने पहले दाऊद को समझाया और बाद में घर से निकाल दिया। इसके बाद जिस करीम लाला का
सबसे बड़ा खतरा दाऊद एक वक्त में बन गया था, उसी करीम लाला की गैंग में शामिल होकर दाऊद ने नाम भी कमाया था। 1980 के दशक तक हाजी मस्तान ने भी अपराधों से तौबा कर ली। दाऊद के साथ गैंग वॉर में करीम लाला का नुकसान हुआ और उसे भी दाऊद से दोस्ती करनी पड़ी। करीम ने भी जुर्म की दुनिया को छोड़ दिया। इसके साथ ही 1980 तक अंडरवर्ल्ड का एक ही मजबूत डॉन रह गया, जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम। उनको डर लगा कि मेरा भी पुलिस बोगस एनकाउंटर करेगा बोल के, तो इसके लिए वो यहाँ से लेके वो दुबई भाग गया। उनके साथ में छोटा राजन जो चंबूर का डॉन था वो भी उनके साथ में था। तो वहाँ पे दुबई में बैठ के रिमोट कंट्रोल से बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे का जो कारोबार है उसको वहाँ से वो लोग कंट्रोल करते। इस वक्त तक दाऊद की डी कंपनी की दहशत मुंबई के सिर चढ़कर बोलने लगी। इसे दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत बिजनेस संस्था कहा जाने लगी। दाऊद की डी कंपनी जबरन उगाही, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी, ड्रग्स तस्करी, रियल एस्टेट और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का काम करती थी। क्रिकेट में सट्टेबाजी करके भी दाऊद इब्राहिम ने खूब माल कमाया, लेकिन मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद का दाना पानी मुंबई से उठ गया। कोई बहुत बड़ा कोई शोरूम खोल लेगा, वो उसको प्रोटेक्शन मनी देनी होती थी दाऊद के नाम से। और एक्सटोर्शन, जिसको किसी को पैसा हफ्ता वसूली या ज़बरदस्ती पैसा, जबरन वसूली पैसा जिसे कहते हैं वो, और कितने प्रकार के, किसी को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या किसी को मरवाना है तो उसके बाद वो दाऊद जिसको कहता था वो हो जाता था। दाऊद मुंबई से बाहर चला गया, लेकिन 90 के दशक तक उसका दबदबा मुंबई में था। इस बीच मुंबई में कुछ नए डॉन पैदा हुए, जिनकी दहशत ने मुंबई को अंडरवर्ल्ड के साए से बाहर निकलने नहीं दिया। जब ज्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़ चुके थे, तब मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक और डॉन की एंट्री होती है। उसका नाम था अरुण गौली। मुंबई में अब सिर्फ 2 ही डॉन बचे थे, अरुण गौली और अमर नाइक। एक मुठभेड़ में अमर नाइक को मार गिराया गया, जिसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक ही बाहुबली बचा था, वो था अरुण गौली। डैडी के 800 शूटर्स वाली गैंग की तूती बोला करती। मुंबई की दगली चाल से गवली का गैंग चलता था, जिसे गवली का किला भी कहा जाता था। हफ्ता और रंगदारी वसूल करने वाले गवली को अपराध की दुनिया में सुपारी किंग का खिताब मिला। एक दशक तक मुंबई ने गवली की दहशत भी देखी। वो अपनी एरिया सेंट्रल मुंबई जो है, दगड़ी चाल, बाइकला, मसगांव, उस एरिया में उनका काम था। वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट होते थे उसका जो बिल्डर्स को उनको पैसा देना पड़ता था, एक्सटॉर्शन करते थे। और दूसरे बाकी जो सेटलमेंट करने का लोग आते थे, सेटलमेंट करने के लिए दगड़ी चाल में उनका कोड लग रहा था, वो करके हुआ था। अपराधों ने गवली के दुश्मन बढ़ा दिए थे। गवली को लगा राजनीति में उतरकर वो बच जाएगा, लेकिन राजनीति में गवली सफल नहीं हुआ और फिलहाल जेल में है। इस बीच मुंबई में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की मुहिम भी जारी थी। मुंबई पुलिस ने अपराधियों के एनकाउंटर किए, दाऊद के सहयोगियों पर नकेल कसी गई, अपराधियों की प्रॉपर्टी भी कब्जे में ली गई और धीरे धीरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत खत्म हो गई। रिबेरो साहब जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने भी एनकाउंटर करने का जो पॉलिसी जो है वो शुरू किया। तब से बहुत सारे अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं उनका एनकाउंटर हो चुका। हम सब जानते हैं कि सबके सब एनकाउंटर फेक एनकाउंटर थे, बोगस एनकाउंटर थे, लेकिन उसके वजह से अंडरवर्ल्ड के मन में एक दहशत फैल गया, पुलिस का डर फैल गया। लेकिन एक बार फिर से मुंबई में दहशत की वो आवाजें सुनाई पड़ रही हैं और एक नए नाम का शोर हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, गवली और रवि पुजारी जैसे डॉन की याद दिला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, अपराध की दुनिया का वो नाम जो पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा सुना गया, जिसके गैंग ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में हाई प्रोफाइल हत्याएं की। लेकिन अब इस गैंग का निशाना मुंबई है। कहा जा रहा है अब यह गैंग वैसी ही दहशत और धमक पैदा करना चाहता है जैसी एक दौर में मुंबई के अंडरवर्ल्ड गैंग्स की हुआ करती थी। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के बाद मुंबई में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में आया। सलमान खान के घर फायरिंग करवाने के बाद मुंबई में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गंभीरता समझ में आई। और अब बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या बिश्नोई गैंग सिर्फ सलमान से अपनी दुश्मनी निभा रहा है या फिर उसका मकसद कुछ और है।